नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन उसका नतीजा हालिया है, हाल फिलहाल का है। बात मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की है। नरसिंहपुर जिले में साई खेड़ा एक गांव है। वहां पर 22 फरवरी 2023 को शाम करीब 4 बजे सुरेंद्र डिमोले जी अपने फार्म हाउस पे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनकी भांजी खुशबू ने फोन किया कि मामा जी जल्दी घर आ जाइए। शिखा यानी खुशबू की छोटी बहन शिखा बाथरूम में गिर गई है, हालत खराब है, उसको अस्पताल ले जाना है। जिसने फोन किया था वो भी सुरेंद्र जी की भांजी थी, और जिसके बारे में बताया गया कि वो बहुत सीरियस है, वो भी उनकी भांजी थी। सुरेंद्र बिना देर किए हुए अपनी बहन के यहाँ पहुंच गए। घर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। बाथरूम के पास शिखा बेहोश पड़ी थी। शरीर ढीला था, चेहरा नीला हो गया था। सुरेंद्र ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आई और शिखा को एम्बुलेंस में लेकर वो अस्पताल पहुंच गए। उस समय घर में सिर्फ 3 ही लोग थे: शिखा, खुशबू और उसकी मां बबली। शिखा घर की सबसे छोटी थी। दोपहर को सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। इस बीच में जब वो शिखा को लेके उनके मामा हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। छोटी मोटी बात जो वहाँ उन लोगों ने बताई कि साहब 4 बजे शाम को, दोपहर में 12 बजे खाना खाने के बाद सभी यानी माँ और दोनों बच्चियाँ सोने चले गए। 4 बजे खुशबू की नींद खुली, बड़ी वाली बहन। तो वो बाथरूम की तरफ गई और उसने देखा कि शिखा बेहोश पड़ी है। माँ को जगाया। बहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब अचानक कैसे हो गया। अभी हम लोग सब खाना खा के और अभी अभी सोए थे। बाथरूम में फिसलने से किसी को कोई कैसे इस तरह से बेहोश हो सकता है। खैर, डॉक्टर्स ने जब वहाँ उसका प्राइमरी जब वो भर्ती हुई और बताया गया कि ये मृत है, शुरू में डॉक्टर्स ने कुछ देखने की कोशिश की। फिर उनको ये लगा कि शरीर में और गर्दन में कई जगह चोट के निशान हैं। घर वालों ने बताया था कि बाथरूम में फिसलने से मृत्यु हुई है। डॉक्टरों को यह मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगा। उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दे दी। खैर, अस्पताल तुरंत पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने भी जब एक बार देखा, डॉक्टरों से थोड़ी हल्की फुल्की बात की, उन्हें भी ये मृत्यु संदेहास्पद लगी। लिहाजा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घर वाले शिखा की बाथरूम में गिरने से हुई मौत का हवाला दे रहे थे। पुलिस ने घर का निरीक्षण किया। बाथरूम के फर्श पर पानी नहीं था। खून के निशान नहीं थे, स्पष्ट निशान नहीं थे। पुलिस को संदेह था कि शिखा की हत्या की गई है, और घर वालों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने कहा, सब हम और ये दोनों बच्चियां दोनों थी, सबने 12 बजे खाना खाया, सब सो गए। बहन इसकी खुशबू 4 बजे के आसपास बाथरूम के लिए गई, हल्ला करती हुई आई, मुझे जगाया। मैंने भी देखा कि शिखा बाथरूम में गिरी पड़ी है। पुलिस ने बेहतर समझा कि हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार कर लें, क्योंकि एक स्वर में माँ और बेटी जो कुछ भी बता रही थी उससे लग रहा था कि इन्हें कुछ नहीं पता और शिखा किसी वजह से बाथरूम में गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। खैर, पोस्टमार्टम अगले दिन 12-1 बजे के आसपास पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थाने पर भेज दी गई। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही इस पूरी कहानी की दिशा बदल गई। रिपोर्ट में शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई घाव पाए गए। गर्दन पर 6 घाव थे, श्वास नली कटी हुई थी, सिर और चेहरे पर भी बेरहमी से हमला किया गया था। सिर के बाएं हिस्से में घाव,
खोपड़ी के अंदर ब्लीडिंग, बाएं गाल, आंख, जबड़े और कान पर कटे का घाव और सूजन थी। चेहरे पर भी हमला किया गया था। कोहनी, हाथ की उंगली पर छिले हुए ब्राउज मार्क्स थे और छाती के बीच में सूजन थी। चाकू से कटने के निशान थे और दोनों पैरों के जोड़ों पर रस्सी के बांधने जैसे निशान थे। कोई एक दो कारण होता तो किसी को शंका या शुभा हो सकती थी, लेकिन इतने ढेर सारे कारण से। अच्छा, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अपना मत दिया कि लड़की की मौत फिसलने से नहीं हुई है, जैसा उसके एडमिशन के समय लिखा गया था, बल्कि बर्बर तरीके से उसकी हत्या हुई है। उसके हाथ पैर बांधकर उसके गर्दन पर कई बार चाकुओं से मारा गया और किसी भारी वस्तु से उसके सीने पर और चेहरे पर प्रहार किया गया। अब ये एकदम पुलिस के लिए साफ हो चुका था कि ये हादसा नहीं है, बल्कि शिखा की बेरहमी से हत्या की गई है। अब सवाल ये था कि अगर ये हत्या है तो हत्यारा कौन था। घर में जबरन किसी के घुसने के कोई निशान मौजूद नहीं थे, किसी तरह की लूटपाट नहीं थी, तो हत्यारा घर का ही कोई था या दूसरी कोई बात इसमें पुलिस को ढूंढनी थी। पुलिस ने माँ और बहन से पूछताछ की और बड़ी लंबी पूछताछ की। माँ ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे खाना खाकर सब लोग सो गए थे। 4 बजे उठे तो देखा कि शिखा बाथरूम में बेसुध हालत में गिरी थी। खुशबू ने भी बेहोशी की हालत में शिखा को देखने के बाद मामा को फ़ोन करना बताया और ये भी कहा कि जल्दी से आ जाइए, शिखा को अस्पताल ले चलना है। दोनों के बयानों में एक जैसी बात थी, समय की भी, देखने की भी, वहाँ तक पहुँचने की भी और उसकी अवस्था की भी, सब एक जैसा था। तो ये इसमें पुलिस को इन दोनों पर कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं हुआ। फिर पुलिस ने कॉल हत्या का मुकदमा लिख लिया और कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी कि वो किससे बात करती थी, घटना के समय लोकेशन पर कौन कौन मौजूद था। पुलिस ने रिकॉर्ड मोबाइल कंपनी से निकलवा लिया, तो एक ऐसे शख्स का डंप डाटा भी वहाँ का उठाया गया। तो एक ऐसे शख्स का सुराग हाथ लगा जिसकी मोबाइल लोकेशन उसके पहले कभी भी उस इलाके में नहीं पाई गई थी। यह हादसा पुलिस के लिए भी एक पहेली बन गया था कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या हुआ। सिर्फ एक मोबाइल नंबर जो इसके पहले उस लोकेशन पर कभी नहीं आया था, वो एक सुराग का कारण या सूत्र का कारण पुलिस के लिए बनना शुरू हुआ। पुलिस ने अपना ध्यान उसी पर केंद्रित किया। मोबाइल लोकेशन की सीडीआर रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ये शख्स इस मोबाइल के साथ 11:32 से 2:27 तक साईं खेड़ा यानी उस गांव में मौजूद था और यही वो वक्त था जब शिखा की हत्या हुई और जिस समय का उल्लेख पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किया गया। पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगा। सिम नंबर की जांच से पता लगा कि ये मोबाइल नंबर राहुल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस ने राहुल के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसके बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। माँ ने कहा, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती, और शिखा ने और खुशबू ने कहा, मैं भी इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। शिखा के मोबाइल पर, खुशबू की मोबाइल पर और माँ बबली की मोबाइल पर कभी इस नंबर से कोई इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल नहीं हुई थी। पुलिस फिर पशोपेश में पड़ी। पुलिस को लगा कि शायद ये कोई इंसिडेंस हो कि ये व्यक्ति भी उसी समय घटनास्थल पर मौजूद था जो पहले कभी नहीं आया था। मतलब शिखा की बहन से भी उसकी बातचीत का कोई सबूत नहीं था, शिखा की माँ से भी उसकी बातचीत का कोई सबूत नहीं था और शिखा से भी उसकी बातचीत का कोई सबूत नहीं मिला, जहाँ तक सीडीआर का प्रश्न है। खुशबू की कॉल डिटेल से अमेठी से ये तार जुड़ना पता लगा। पुलिस शिखा की माँ और बहन से सख्ती से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच
खुशबू से एक महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लग गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह पता लगा कि खुशबू के पास 4 मोबाइल नंबर थे, 4 सिम थे और 4 थे जिनमें से कुछ नंबर घटना के तुरंत बाद बंद कर दिए गए थे। जब पुलिस ने उन नंबरों की जांच की तो कॉल डिटेल्स में पुलिस को नरसिंहपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अमेठी से किए गए इस कॉल की जानकारी हुई। राहुल सिंह यहीं का रहने वाला था, जिससे खुशबू बहुत देर देर तक फोन पर बात करती थी। रात में भी बहुत देर तक और दिन में कई कई बार उससे बात होती थी। अमेठी निवासी राहुल खुशबू का बॉयफ्रेंड निकला। जब पुलिस ने कन्फ्रंट किया इस मोबाइल पे जो कॉल्स आई थी तो ये पता लग गया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और साल भर पहले ही उन दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। फेसबुक के मैसेंजर पे बात शुरू होते होते यहाँ तक पहुँच गई थी। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर लिया था। दोनों के बीच रिश्ते होने से ये मतलब नहीं निकल सकता था कि उन्होंने ही शिखा की हत्या की होगी, क्योंकि ऐसा संभव नहीं लग रहा था। पुलिस को भी इसके पीछे कोई ठोस तर्क समझ में नहीं आ रहा था। राहुल अपनी प्रेमिका की बहन को क्यों मारेगा, और अगर खुशबू ने उसका साथ दिया है तो वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारना चाहेगी। ये सवाल थे जो सामान्य रूप से रिश्तों, सामाजिक परिदृश्य इसके अनुसार पुलिस अपने आप से डिस्कस कर रही थी, पूछ रही थी। दोनों बहनों के बीच संबंधों को परखने के लिए पुलिस ने 7 दिनों तक परिजनों से लगातार बात की। शिखा के मामा अरुण ने बताया कि शिखा और खुशबू में बचपन से ही नहीं बनती थी। दोनों अक्सर बात बात पर आपस में झगड़ा करती थी। खुशबू बड़ी बहन थी, शिखा छोटी थी, लेकिन शिखा उसे बार बार परेशान करती थी। यह बात शिखा और खुशबू की माँ बबली ने भी अपने भाई और माँ से कई बार बताई थी। पुलिस को पता लगा कि खुशबू का बॉयफ्रेंड राहुल 28 को फिर साईं खेड़ा उससे मिलने आएगा। दोनों के बीच बातचीत होती रही, वो पकड़े गए और इसी में मोबाइल जो पुलिस के हाथ था उसी में 28 तारीख को फिर से उसके आने और खुशबू से मिलने की बात तय हुई, बताई गई। पुलिस ने प्लान बनाया और 28 को जैसे ही वो साईं खेड़ा पहुंचता, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पूरी कहानी पर परत दर परत खुलने लगी। राहुल ने बताया कि वो खुशबू से शादी करना चाहता था, लेकिन शिखा दोनों की शादी के बीच में बड़ी बाधा थी। राहुल ने कहा कि उसके सामने कभी कोई ऐसी बात शिखा ने नहीं की, लेकिन खुशबू ये बराबर कहती थी कि ये जब तक है हम लोगों की शादी नहीं हो सकती है, और इसको लेकर दोनों बहनों में तनाव रहता था, ऐसा राहुल ने बताया। खुशबू ने राहुल के सामने बहुत साफ शर्त रखी कि अगर उससे शादी करनी है तो पहले उसे शिखा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर दोनों ने इस हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। 22 फरवरी को राहुल अमेठी से नरसिंहपुर पहुंच गया। उसने पहले माँ को खाने में नींद की गोलियां डालने के लिए नींद की गोलियां शिखा को दे दी, खुशबू को दे दी। खुशबू ने माँ को खाने में वो नींद की गोलियां मिलाकर दे दी और उतनी ही मात्रा में उसने नींद की गोलियां शिखा को भी दे दी, जिसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद फिर जैसे ही मोबाइल से सिग्नल मिला कि दोनों सो गई हैं, आ जाओ, फिर दोनों ने शिखा को रस्सी से, नींद में थी, बहुत ज़्यादा होश में नहीं थी, दोनों ने मिलकर पहले शिखा को रस्सी से बांध लिया। फिर सीमेंट की टंकी के भारी ढक्कन को ले आए और उसी सीमेंट के ढक्कन से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। उसके बाद उसके शरीर में जगह जगह उस भारी ढक्कन को, सीमेंट के ढक्कन को उठा उठा कर पटकते रहे। इसके बाद चाकू से गले पर तब तक कई बार किए जब तक शिखा की सांसें
हमेशा के लिए थम नहीं गई। शिखा की मौत के बाद दोनों ने शव को बाथरूम में इस तरह लिटा दिया जैसे वो फिसल कर गिर पड़ी हो। आसपास के खून के धब्बे साफ कर दिए, रस्सी खोल दी और ऐसा कर दिया जैसे सब कुछ वहां पर मूल रूप से ही मौजूद था। इसके बाद बाथरूम में फिसलने की झूठी कहानी गढ़ी गई। माँ तब तक सो रही थी। पूरी क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, पुलिस से क्या बात करनी है, ये सब चीज़ें, लोगों से क्या बात करनी है, ये सब चीज़ें जब तय हो गई तब खुशबू ने अपनी माँ को जगाया कि शिखा बाथरूम में गिर पड़ी है। खैर, ये अमेठी से लेकर और नरसिंहपुर जिले तक मध्य प्रदेश के, ये कहानी लगातार चलती रही, अखबारों में निकलती रही, तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। फिर इन दोनों को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, खुशबू और उसके प्रेमी राहुल सिंह को, फिर चार्जशीट हुई और इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। करीब 1.5 साल तक चले ट्रायल के बाद 18 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय ने खुशबू और राहुल को शिखा हत्याकांड का दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 1 साल बाद दोनों ने, यानी 2025 में, 2026 की शुरुआत में इन दोनों ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करके सजा में राहत की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। इतने एविडेंस थे, इतनी अच्छी तरह से विवेचना हुई थी कि कोई सेकंड थॉट होने की इसमें कोई जगह नहीं थी। लिहाजा हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और अब अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएंगे। आज की घटना देखिए, ये प्रेम संबंध किसी को किसी हद तक संवेदनहीन बना सकता है। आज की घटना का लब्बो लुआब यही है, किसी को भी किसी हद तक संवेदनहीन बना सकता है। एक लड़का और एक लड़की के बीच फेसबुकिया प्यार हुआ। धीरे धीरे दोनों को ये फेसबुकिया प्यार भौतिक रूप से नज़दीक लाता गया। बात शुरू हुई फेसबुक मैसेंजर से, फिर मैसेंजर पर कॉल हुई, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आशिकी का पाठ्यक्रम दोनों ने पढ़ना शुरू किया, फिर वीडियो कॉल शुरू हुई, फिर आकर्षण और उत्तेजना दोनों बढ़ने लगे। भौतिक रूप से मिलने का फरेब या नाटक शुरू हुआ। छोटी बहन चंचल थी। छोटी बहन जिसको वो कहते हैं चुलबुली थी, सब घर की सबसे छोटी थी। तो वो हर एक चीज़ पर अपनी बड़ी बहन की हर हरकत पर निगाह रखती थी। उसने ये ध्यान देना शुरू किया कि गेस करना शुरू किया, बल्कि ये कहें कि देर रात तक मोबाइल पर एकाग्र चित्त होकर स्क्रीन को देखते रहना, बिना स्क्रॉल किए नज़रें गड़ाए रखना। फिर आँखों से हल्के फुल्के इशारे उसने नोटिस किए, फिर चेहरे से भी इशारा देखा। फिर ये देखा कि दिन में घर से बाहर फ़ोन का आना, फौरन बाहर चली जाना, छत पर चले जाना, आंगन में चले जाना और कभी कभी पास की परचून की दुकान पर चले जाना और तब बात करना। फिर उसने ये नोटिस किया कि बिना किसी कार्य प्रयोजन के या बिना कारण के, कोई ओकेज़न नहीं था, फिर भी भांति भांति के कपड़े पहनना, शीशे के सामने बहुत देर तक टिके रहना, भांति भांति के कपड़े का, छोटे बड़े हर तरह के कपड़े पहनना, शीशे के सामने टिके रहना, फिर 5-6 फोटो या 10 फोटो क्लिक करना, वापस आकर फिर वही घरेलू कपड़े पहन लेना। तो इस पर वो नोटिस करती रही और वो बीच बीच में टोक दिया करती थी कि जब तुम्हें न तो बाजार जाना था, न शादी में जाना था, न किसी फंक्शन में जाना था और तुम सज धज के तैयार हुई, फिर थोड़ी देर में अपने कपड़े चेंज कर लिए और इतनी फ़ोटो खींची तो किसको भेजी। छोटी थी, मुँहबोली थी, चंचल थी, जो उसने नोटिस किया साफ साफ खुशबू के मुंह पर उसे
सवाल दाग दिए। ऐसे सवालों से खुशबू एकदम अकबका जाती थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये कैसे इसने नोटिस किया या कैसे इसको पता लग गया। फिर वो उस पर आरोप लगाती थी कि लगता है तुमने मेरा फ़ोन देखा है, मेरी अनुपस्थिति में देखा है, चोरी से देखा है, लॉक के पैटर्न को तुमने पहले से नोटिस करके खोल के देखा है। फिर शिखा कसमें खाती थी कि मैंने छुआ तक नहीं है, देखा भी नहीं है। लेकिन शक तो शक है। बड़ी बहन को ये शक हो गया कि वो ज़रूर फ़ोन के भीतर से उसने कुछ नोटिस किया होगा। हर दिन वो फ़ोन के लॉक पैटर्न को चेंज करती थी। उसे हमेशा ये शंका बनी रहती थी कि ज़रूर शिखा को कुछ न कुछ पता चल गया है। उसको ये डर था कि अगर इसको पता लग गया है तो वो माँ को ज़रूर बताएगी, मेरी शिकायत करने से बिल्कुल नहीं चूकेगी, और अगर माँ को बता देगी तो मेरा और राहुल का मिलना बंद हो जाएगा। अब आप समझिए कि ये मतलब कितनी कितनी अंधता उसके ऊपर सवार हो गई खुशबू पे। खैर, जैसे ही बात राहुल ने शादी की शुरू की तो उसने पहली शर्त रखी कि शादी की बात तब शुरू करेंगे जब शिखा को रास्ते से हटा दोगे, क्योंकि किसी भी दिन वो माँ को बता के विस्फोट कर देगी और फिर हमारा तुम्हारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। मतलब प्यार में अंधी इस बहन ने, बिल्कुल अंधी, ब्लाइंड जिसे कहते हैं, उसने अपनी छोटी बहन को दुश्मन समझ लिया और उसकी हत्या कराने की सोचने लगी। ना उसे जरा सा भी शर्म आई और ना ही कोई हिचक हुई। ऐसे ही ये कहावत नहीं कही गई कि प्यार अंधा होता है। अब प्यार अंधा होता है, ये बात, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है। दरअसल ये शब्द, वैसे ये प्यार अंधा होता है इस मुहावरे का या इस कहावत को ये कह सकते हैं, इस पूरी अपराध कथा का सबसे सटीक और सबसे छोटा चित्रण है कि प्यार अंधा होता है। दरअसल ये प्राचीन साहित्य से उत्पन्न हुआ ये कहावत है जो प्रेमी के विवेकहीन आकर्षण को दर्शाता है। ये मुहावरा मूल रूप से अंग्रेजी में लव इज ब्लाइंड से लिया गया है, जो 14वीं शताब्दी के चौसर के कैंटरबरी टेल्स में मिलता है। प्राचीन यूनानी दर्शन में प्रेम, इरोस, जो प्रेम को दर्शाता था, को आंखों पर पट्टी बांधे हुए चित्रित किया गया है, जो जिसमें विवेक की कमी हो जाती है। यानी प्रेम को पट्टी बांध कर दिखाया गया है, प्रेम यानी इरोस को, और ये दिखाया गया है कि इस पट्टी के बंधे होने के कारण उसका विवेक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक उसका दूसरा वैज्ञानिक कारण भी है कि जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस तरह से प्रेम के अंधे होने से, यानी फिर रिश्तों को तार तार करने के लिए इतना भीतर तक ये प्रेम अंधा होकर चला जाता है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स वो कम सक्रिय हो जाते हैं। मस्तिष्क के जो फ्रंटल कॉर्टेक्स हैं वो, उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिससे तार्किक सोच धीमी पड़ने लगती है और गलतियां अनदेखी करने लगता है आदमी। डोपामाइन जैसा नशा, डोपामाइन उसकी वो हार्मोन ऐसा होता है जो बढ़ जाता है ऐसे इस तरह के प्रेम संबंधों में, और उसे नशे जैसा आनंद उसमें मिलने लगता है। जबकि कॉर्टिसोल तनाव को बढ़ाता है। डोपामाइन और कॉर्टिसोल ये दोनों ही डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन ये अंधा होने पर, मानसिक रूप से अंधा होने पर, भावनात्मक रूप से अंधा होने पर ये बढ़ते हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स कम सक्रिय हो जाता है, डोपामाइन में नशा होने लगता है, आनंद देता है वो, और कॉर्टिसोल से तनाव बढ़ता है। तो मस्तिष्क का आलोचनात्मक भाग दब जाता है और इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत खराब है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का और जो हार्मोनल डिस्क्रिपेंसीज को डील करने वाले डॉक्टर्स हैं उनका
उनका कहना है, उनकी रिसर्च है। स्वस्थ रिश्तों में यह बंधन मजबूत करता है, पर अतिरिक्त अंधापन, जोखिमपूर्ण निर्णय लेने के कारण और ज़्यादा तनाव दे सकता है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।